आप इसमें क्वेश्चंस देख पा रहे हैं तो ये आप मेरे को अभी जैसा समझ में आ रहा है कि सभी लोगों की आप सब लोगों की तैयारी अच्छे से मतलब चल रही होगी, ठीक है। एक समावेश रूप से अभी ये मेरा पहला लाइव टेस्ट सीरीज सेशन है। यूट्यूब पे मैं थोड़ा नई हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया कम ही है कैसे क्या करना है, बट हाँ फिर भी क्योंकि पेपर में टाइम कम रह गया है तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने मतलब इस चीज़ को किया हुआ है। जैसे तैसे भी अब मुझसे ये जो बन पा रहा है मैं कर पा रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो प्लीज़ अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उस पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। थोड़ा लैग आ गया था बीच में, स्क्रीन वगैरह मैं ऑन करना भूल गई थी शायद, रिकॉर्डर वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डर, तो उस वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, अब स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है मैंने। क्वेश्चंस भी आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। ये अगर थोड़ा ज़्यादा जूम आउट हो गया है तो मैं थोड़ा सा जूम इन हो गया है तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिसीजंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ठीक है, कौन से फॉलोइंग आर्टिकल्स में आपका ये आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कौन से आर्टिकल में आती है। अगर आपने पॉलिटी का सेशन अच्छे से पढ़ा होगा, किया होगा, तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें सीधा सीधा देख के हम बता सकते हैं कि आंसर ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आंसर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, राज्य विधानमंडल का दूसरा मतलब जिसको कहते हैं उच्च सदन आपका विधान परिषद है, तो इससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं कि इट इज़ अ परमानेंट हाउस, 2/3 of its members retire after every 2 years, the term of its members is of 6 years, and it can be abolished by the parliament after the resolution is passed by the legislative assembly। अब इसमें भी आपको देख के ही आंसर पता लग जाना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि हमें पता है कि जो राज्य विधानमंडल का दूसरा उच्च सदन जो विधान परिषद है उसमें अनुच्छेद 169 है ना, 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसमें से 1/3 आपके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, टोटल आपके जितने रहते हैं 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स, ठीक है, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो इसी वजह से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व बट इट कैन बी ओनली अबॉलिश बाय द पार्लियामेंट आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ रिकमेंडेड अ 2-tier मॉडल फॉर द पंचायती राज। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस हमेशा आया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप समझ लीजिए। पंचायती राज पे कहीं ना कहीं से मतलब कोई ना कोई चीज़ें मतलब उठा ही लेते हैं, है ना। पंचायती राज एक ऐसी चीज़ है कि मतलब उस पर कभी पूछ लेंगे कि भैया कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है, क्या है, कब ये 2 tier का स्ट्रक्चर आया, कब 3 tier का स्ट्रक्चर आया, तो हमें पता होनी चाहिए चीज़। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए क्या दे रहा है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड टू रिड्यूस वायलेंस, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़, टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो द आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल, और टू सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक है, तो ये आपको देखने लायक है कि इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए इसमें आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा क्या, सी ऑप्शन। ठीक है, ये सी ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा कि टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो द हाई आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल। हमें ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जो आई थी, अशोक मेहता जी की कमेटी जो थी, कब आई थी, 1977 में। ठीक है, एंड इट वाज लाइक फॉर्म्ड टू इवेलुएट द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, टू मेक इट मोर इफेक्टिव। ठीक है ना। अब ये चीज़ पूछी जा सकती है कि 3 tier आपका जो है 3 tier आपका जो पंचायती राज का सेटअप था, ठीक है, 3 tier पंचायती राज का जो सेटअप था वो कौन सी कमेटी में आया था, वो था बलवंत राय जी की कमेटी। ठीक है, बलवंत राय कमेटी में आया था। ठीक है, उस टाइम पे ये ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय, तब होगा ऑप्शन ए बलवंत राय। लेकिन यहाँ पे तो पूछा था 2 tier मॉडल, तो 2 tier मॉडल हमें पता है कि आंसर क्या है, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 3 tier मॉडल इज़ फॉर बलवंत राय जी एंड 2 tier मॉडल इज़ फॉर अशोक मेहता जी। ठीक है, 3 tier मॉडल कब आया था आपका, 1957 में।
ठीक है, बलवंत राय जी की कमेटी। और 2 टियर मॉडल आपका कब आया था? 1977 में, अशोक मेहता जी की कमेटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनोइंस वायलेंस, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो द high ideals that inspired the national struggle and to serve the nation when called upon। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आंसर इसका बी हो जाएगा। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि कहते हैं ना ये मूल कर्तव्य कौन से संशोधन में है? 86 संविधान के संशोधन अधिनियम 2002, अधिनियम 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटम स्पीकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटम स्पीकर इज़ आर करेक्ट? ठीक है, प्रोटम स्पीकर इज़ आर करेक्ट, ये आपको देखने लायक है। इज़ आर करेक्ट प्रोटम स्पीकर में आपका, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, बट ठीक है चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटम स्पीकर इज़ आर करेक्ट? ठीक है, प्रोटम स्पीकर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। चलिए ऑप्शंस में से देख लेते हैं। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा इज जनरली अपॉइंटेड एज द प्रोटम स्पीकर। द प्रोटम स्पीकर एडमिनिस्टर्स द ओथ टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। प्रोटम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको क्या लगता है कि क्या सही होगा? दोनों सही है। ठीक है, दिख रहा है कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ही होते हैं जो प्रोटम स्पीकर सेलेक्ट होते हैं, एंड ही ऑलवेज एडमिनिस्टर्स द ओथ टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ए स्पेशल प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा शैल कंसिस्ट नॉट लेस दैन 30 मेंबर्स। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि गोवा की असेंबली में सीट्स कितनी है, पता है आपको? 40। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको याद करना है कि गुजरात में अभी इलेक्शंस हुए थे, उसमें कितनी सीट हैं। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अभी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कितनी कितनी सीटें हैं? उसमें दोस्तों आपकी सीट हैं टोटल 60 ईच। ठीक है, 60 ईच हैं। और उसके बाद गुजरात में कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, और इसमें आर्टिकल्स क्या क्या हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है 371H, दैट इज़ फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। देन ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है 371G, दैट इज़ फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है चीज़। ठीक है, देन उसके बाद है आर्टिकल 371। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यही आपका है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड ऑप्शन नंबर डी जो आपका मैंने बताया इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ फॉर स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या असर्शन रीज़न सही है नहीं है, जो भी है ऑप्शन वाइज। ठीक है, चलिए असर्शन में दिया हुआ है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स पार्टिसिपेट। नेक्स्ट है रीज़न इसका दिया हुआ है द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, कॉमन सी चीज़ है कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज़ अ वन नॉर्मल थिंग लाइक विच एवरीबडी विल बी नोइंग। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विच इज़ ए इज़ इनकरेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट। ठीक है, ए इज़ इनकरेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, बट एमएलएज़ के उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं करते। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है ना। ठीक है, पार्लियामेंट वाले तो वाइस प्रेसिडेंट के उस पर पार्टिसिपेट करेंगे ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के उसमें थोड़े ना पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो असर्शन आपका गलत हो जाएगा वहीं पे। हाँ, रीज़न सही है, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट, ऑब्वियस सी बात है। अब आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी जो एमएलसीज़ हैं, ठीक है, एमएलसीज़ को कहीं से भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। भाई एमएलसीज़ तो एकदम ही निचला स्तर हो गया ना आपका, जो ये विधान सभा का आपका होता है एक तरीके से, मतलब। ठीक है, तो ये तो सबसे लोअर लेवल हो गए। लोअर लेवल हायर लेवल में कैसे पार्टिसिपेट कर लेंगे, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
Which of the following commissions had recommended to constitute an all India service for agriculture, cooperative and industry? ठीक है, इसमें क्या कौन सा ऐसा कमीशन आया था which has recommended to constitute an all India service for agriculture, cooperative, industry? ये आपको पता होना चाहिए कि आपका इसका आंसर होगा मार्च 1983 सरकारिया कमीशन। ठीक है, मार्च 1983 सरकारिया कमीशन में आया था। मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, मैं क्या देखूं, एक मिनट। आई डोंट नो आपके कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे मुझे, नॉट नोइंग। एक तो मुझे आइडिया भी नहीं है, ठीक है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मुझे कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं, मैं इतना टेक से भी हूँ नहीं, सारा टाइम हमेशा पढ़ाई में ही रही, ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, बट हाँ धीरे धीरे सीख जाऊँगी आप लोगों के लिए, और वीडियोस इससे बेहतर ही होती जाएंगी। ठीक है, कोशिश में लगी हुई हूँ, बस आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, सो 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप हर हालत में देख लीजिएगा, इसको ये पता होना चाहिए ये कौन थे, जस्टिस थे। जस्टिस कौन थे? जस्टिस थे आपके रंजीत। ठीक है, रंजीत सिंह सरकरिया। ठीक है, रंजीत सिंह सरकरिया थे आपके, उन्हीं के ऊपर ये था। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट? ठीक है, the provisions of this part are not enforceable in any court. The provisions of this part are the basics in nations operations. ठीक है, कमेंटिंग हैज़ बीन रीस्टोर्ड करके मैसेज आया है, देखूँ आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं क्या मुझे? कमेंटिंग हैज़ बीन रीस्टोर्ड बोल रहे हैं, अभी भी नहीं दिख रहा है। अमेज़न वालों को ऑफ़र दिख रहा है, एक्स रिकॉर्डर की वो है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ है आप लोगों की कमेंटिंग? पता नहीं, नेक्स्ट टाइम से कुछ देखती हूँ थोड़ा और अच्छे से, शायद कुछ हो। कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलिए, आप कमेंट करते रहिएगा, मैं बाद में जवाब दे दूँगी। ठीक है दोस्तों, इसमें इस टाइम पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ कमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, लेट इट बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये मेरी फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, कुछ आइडिया मतलब मुझे इतना है नहीं, बस मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक मैं रीच कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेपर एकदम पास में ही आ चुका है, तो बस आप लोगों की हेल्प के लिए मैं कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़, कुछ भी आपको ऐसा लगे मैं कोई प्रो यूट्यूबर नहीं हूँ, प्लीज़, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आई हम्बली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ़ यू। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ भी बीच में लैग आए, कुछ भी इधर उधर कुछ दिखे, प्लीज़। और मैं कमेंट सेक्शन में आपके मैं कमेंट्स बाद में रिप्लाई कर दूँगी, मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं कमेंट्स, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। चलिए 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट हैं आपके ये दोनों ऑप्शंस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इज़ रिलेटेड विद डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी डीएसपी लिखने जा रही हूँ क्योंकि वही सबको बनना है ना, डीएसपी का ही ख्वाब है। ठीक है, डीपीएसपी, सॉरी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। द प्रिंसिपल ऑफ दिस पार्ट आर द बेसिक्स, जो पता है हमें, ठीक है, इन द नेशंस ऑपरेशंस हमें पता है, और प्रिंसिपल्स हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ द लॉज ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आ जाएगा अगर पॉलिटी आपने अच्छे से की होगी। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका कौन सा पोर्शन आप लोगों में से स्ट्रॉन्ग है, जैसे हिस्ट्री है कि ज्योग्राफी है कि पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है। मेरी तो पॉलिटी, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे पढ़ के ऊब आती है, मुझे पॉलिटी नहीं पसंद, मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद ज्योग्राफी अच्छा लगता है मुझे, बट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मुझे बोला जाए तो हिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी, थर्ड नंबर पे पॉलिटी। हाँ, और साइंस अगर आ गया तो साइंस तो मेरा ऑब्वियसली बीइंग एन इंजीनियर वो मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैं फिर साइंस को सबसे ऊपर रखूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रेड से स्टार मार्क करूँगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 330 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 330 आपका जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 330 में प्रोविज़न दिया हुआ है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है,
और इस टाइम पे कितनी सीट्स हैं रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, आपको पता होना चाहिए 84 लोकसभा के अंदर, ठीक है 84 सीट्स आपकी रिजर्व्ड हैं, ठीक है लोकसभा के अंदर 84 सीट्स आपकी रिजर्व्ड हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्वालिटी हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है 17 एंड 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 17 और 18 किसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, सोशल इक्वालिटी, ठीक है सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो भी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वगैरह ये सब, ये अनटचेबिलिटी वगैरह जो होती है ये सब आर्टिकल 17 में आती है, और आर्टिकल 18 में आपका क्या आता है, ये तो अनटचेबिलिटी हो गई, ठीक है आर्टिकल 18 में आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये राजा महाराजा महारानियाँ ये सब हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन बहुत ही आसान चीज़ है, पार्डनिंग द कन्विक्टेड प्रिजनर्स, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है भाई, जो कन्विक्टेड पर्सन होगा उसको माफ़ थोड़ी ना कर देगी, ठीक है। ये तो ये पावर किसके पास है, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, और किसी के पास नहीं है प्रेसिडेंट के अलावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसका भाई आर्टिकल कौन सा है, प्रोविजन कौन सा है। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, ये मैं रेड से इसीलिए स्टार मार्क कर दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आर्टिकल्स मस्ट है, ठीक है आर्टिकल्स प्रोविजंस, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मस्ट लर्न, ठीक है ये आपको इट शुड बी लर्न बाई ऑल ऑफ यू बाई हार्ट ओनली, ठीक है याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए, घुसा लीजिए, जैसे भी रट्टा मार लीजिए, मैं तो कहती हूँ मैंने तो रट्टा ही मार लिया, क्योंकि ये पॉलिटी तो एकदम रट्टा ही है, ठीक है उसमें मैंने बस लिख के याद कर लिया, इसमें कुछ चीज़ तार्किक तो लगती नहीं, रैशनल तो कुछ है नहीं इसके पीछे, है ना, तो बस याद करना है तो याद करना है। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देखिए बताइए मुझे क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ए का बताइए। चलिए ए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किससे, ए ऑप्शन का चलिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन 3, ठीक है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज बीइंग डिफाइंड इन आर्टिकल 320, तो 2 ऑप्शन दिख रही है मुझे, ए और सी, ये ऑप्शन एलिमिनेशन आपको ऐसे ही करनी है। अब ए और सी मुझे मिल गए हैं, तो बी अगर मुझे नहीं भी पता है तो भी मुझे दिख रहा है कि बी का तो 4 है, तो ये तो ख़त्म, अब बचा सी और डी, मुझे सी और डी में से अगर मुझे डी पता है, आर्टिकल 324 बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है उसमें, सिंपल, तो डी का 1 अगर है, तो डी का अगर 1 है मेरे पास, तो ऑप्शन मेरे पास सी बन जाता है, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है सिंपल सी बात है, आपको आराम से देख लेना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आने हैं, पीसीएस में कोई हवा नहीं है, निकल जाएगा आराम से, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने अच्छे से तैयारी की होगी, बिल्कुल सब बढ़िया से निकलेगा। और अगर मान लीजिए कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है तो धैर्य नहीं खोना है, मुझे देखिए 2 बार निकला था, मेंस तक गई थी, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, हेल्थ मेरी बिगड़ गई, 100 चीज़ें हो गई, नहीं दे पाई आगे के पेपर, अब इस बार ठीक है दे रही हूँ भगवान जी की दया से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, उम्मीद कर रही हूँ प्री क्लियर हो जाए, बाकी आप लोगों के सामने आएगा ही। चलिए आगे चलते हैं, देर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 sessions ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ रिलेटेड टू विच आर्टिकल। हाँ भाई कौन से आर्टिकल में रिलेटेड है, ये तो सीधा सीधा हम मक्खन क्वेश्चन है, आर्टिकल 85, कुछ याद ही नहीं करना है बिल्कुल, मतलब ये सीधा सीधा सवाल आ गया, आर्टिकल 85, ठीक है। अंडर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल कॉल एंड प्रोरॉग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, वही बुलाएंगे, आहूत और सत्रावसान वही करेंगे, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है प्रेसिडेंट्स विल कन्वीन अ सेशन को कन्वीन करेंगे, 2 सत्रों के बीच में 6 माह का अंतराल होता है, उससे अधिक हो ही नहीं सकता, 6 months, याद रखने वाली बात है बस, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 बाई कौन सी मेजॉरिटी, राज्यसभा जहाँ भी आ जाए बस पता होना चाहिए 2/3, उससे आगे है ही नहीं, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी पे सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि ये इसका ऑप्शन हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 16th क्वेश्चन, पार्लियामेंट हैज़ नो रोल इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस बेयरर्स। हाँ भाई पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है कौन से ऑफिस बेयरर्स को हटाने में इनका रोल नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, पार्लियामेंट बताइए अटॉर्नी जनरल को हटा सकते हैं क्या, सबसे पावरफुल राजा जिसको कहते हैं चेस में, सबसे पावरफुल है पोस्ट इसकी, आप अटॉर्नी जनरल को नहीं हटा सकते, ठीक है।
पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 76 मेक्स द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल बाय द प्रेसिडेंट ओनली। आर्टिकल 76 याद करने वाली चीज़ है ये, ठीक है। एक तो ये पता नहीं ढंग से चलता ही नहीं है क्या ये मार्केट वगैरह, इस पर फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा दूसरा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लग रहा है मुझे स्टाइलिश वाला, या आईपैड ले लें क्या, पता नहीं। अब उतने पैसे कौन खर्च करे उस पर, यही तो दिक्कत है। देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेशवा बाजीराव टू वॉज द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी ट्रीटी ऑफ वेल्सिली। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। चलिए, द ट्रीटी ऑफ सुगौली वॉज रिलेटेड टू एंग्लो अफगान वॉर। सिक्किम वॉज मर्ज्ड इनटू इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डलहौजी। इसमें सबसे बढ़िया है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन कर देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे अगर पता है कि थर्ड ऑप्शन मेरा सही है, तो सबसे पहली बात कहाँ से आ गई, मेरे पास ऑप्शन एलिमिनेशन, सी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो तीन ऑप्शन में है, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में है। अब मुझे सेकंड देखना है मुझे, ट्रीटी ऑफ सुगौली वॉज रिलेटेड टू एंग्लो अफगान वॉर। क्या ट्रीटी ऑफ सुगौली इसमें थी? ये आपको पता होना चाहिए, किस में थी बताइए, आपको पता होना चाहिए। आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना होगा ट्रीटी ऑफ सुगौली का क्या था, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, देन उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर 1 पे जाते हैं कि पेशवा बाजीराव 2 ने एक्सेप्ट किया था, फर्स्ट मराठा सरदार थे वो। ट्रीटी ऑफ वेल्सिली बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 और 3 इज़ करेक्ट, वो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो 18 तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, 17 का ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं, फाउंडर एंड एडिटर हैं साथ में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। न्यूज़पेपर्स आप लोग, ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड देयर एडिटर्स याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस पक्का आएंगे इस पर, ठीक है। तो बताइए कौन से करेक्टली मैच नहीं है इनमें से, बताइए। ऑप्शन ए करेक्टली मैच नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए और आप सबको भी कि बहिष्कृत पता होना चाहिए, कौन लिखेंगे ये, B.R. अम्बेडकर सर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ये लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही भाई छुआछूत और ये जातिवाद को ख़त्म करवाया था। तो बहिष्कृत का मतलब ही वही होता है, इससे हम ऐसे याद कर लेते हैं कि बहिष्कृत का मतलब, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दैनिक आज हमें पता होना चाहिए, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता जी ने, सब स्वदेश वाहिनी के रामकृष्णा पिल्लई जी ने, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1902 अ यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस रेली, इन विच इंडियन मेंबर्स वर। कौन कौन थे भाई इंडियन मेंबर्स इसमें, बताइए आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख के सबको इंडिविजुअली मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें कौन कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी दोनों थे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, ए एंड बी बोथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बैंड द वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years ऑफ एज इन अ फैक्ट्री। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, और आपको पता होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान वगैरह जब शुरू हुए थे और राइट टू एजुकेशन कब आया था, देन अबॉलिशमेंट ऑफ यही माइनर चिल्ड्रन बिलो 7 years ऑफ एज फॉर वर्किंग इन फैक्ट्री, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। राइट टू एजुकेशन कब आया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए फटाफट से, अगर आपने पढ़ा हो तो। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 AD, ठीक है, सिंपल है, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 AD, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसने ही बैन किया था, जो बच्चे हैं 7 साल की उम्र से नीचे वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। मेजर प्रोविजंस जो इस एक्ट के थे वो थे कि 4 दिन का 4 days हॉलीडे मिलेगा उनको, ठीक है, 4 days हॉलीडे इन अ मंथ मिलेगा, ठीक है। दिस एक्ट वॉज ब्रॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन। कौन से लॉर्ड थे भाई, कौन से लॉर्ड, अरे भैया तुमको तो 10 बार लॉर्ड रिपन लग रहा है, मुझे दूसरा फ़ोन ही लेना पड़ेगा। खैर दोस्तों, मैं बड़ी किफ़ायती हूँ इन सब मामलों में, क्योंकि कहते नहीं हैं कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई नो द वैल्यू ऑफ मनी वेरी वेल, ठीक है। मेरी वैसे भी आदत नहीं रही पैसा उड़ाने की, हमेशा सोचती हूँ कि
पैसा सहेजा जाए, संजोया जाए। और क्योंकि जब मैं देखती हूँ अपने आसपास जो लोग नहीं गरीब तबके से आते हैं, बच्चे जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, टचवुड हमें तो मतलब माता पिता ने खुद उनको कमी रह गई हो, लेकिन हमें कभी कमी नहीं महसूस होने दी किसी चीज़ की। तो मैं देखती हूँ जब ऐसे बच्चे जिनको नहीं मिल पाता है कुछ भी चीज़ें, तो उनके लिए पैसों की कितनी महत्ता होती होगी। तो यही सोच के मैं खर्च नहीं करती, उल्टा हमेशा से यही कोशिश की कि अपने आसपास जितने भी बच्चों की, ऐसे गरीब बच्चों की मदद कर पाऊँ करती रही मैं, बुक्स दे के, चाहे उनको पढ़ा के, चाहे कुछ भी। इसीलिए यूट्यूब पे भी मैं इसीलिए आई क्योंकि मुझे पता लगा बहुत बच्चे दिल्ली नहीं जा पाते हैं कोचिंग के लिए। तो अब तक इतने सालों में मेरा क्या रहा प्रिपरेशन का दौर, मेरा क्या स्ट्रगल रहा, क्या कुछ, मैं वही सोच के मैं आई आप लोगों की हेल्प करने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कब प्रिपरेशन शुरू की और मैं कैसे अपना सिलेक्शन लिया मैंने गवर्नमेंट जॉब में। और मैंने बहुत कम उम्र में निकाला है पेपर, मैं आपको बताऊं, ये सीक्रेट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, ग्रेजुएशन करते ही मेरा हो गया था सिलेक्शन। तभी अभी भी मतलब मेरी एज काफ़ी कम है कि मैं PCS में बैठ पा रही हूँ। तबीयत मेरी अगर ख़राब ना हुई होती तो शायद ये चीज़ पहले ही हो गई होती, लेकिन अब तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। मुझे लगा कि अब बस पढ़ाई ही मेरा एक इकलौता मेरे को जिसमें सुकून मिलता था वही है। तो बस चलिए छोड़िए ये सब बातें, बाद में भी कर लेंगे कभी किसी दिन, ऐसे पर्सनल सेशन हो जाएगा बातों का अभी बातों का टाइम नहीं है, सॉरी। ठीक है, चलिए 21st क्वेश्चन पे आते हैं। वूम अमंग द फॉलोइंग सेंट्स फाउंडेड द उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय किन्होंने फाउंड किया था, ये पता होना चाहिए। कौन थे भाई? श्रीचंद जी थे। ठीक है, श्रीचंद जी थे, इसका आंसर सही है श्रीचंद जी। श्रीचंद जी कौन थे भाई? डिसिपल थे ये, डिसिपल। ठीक है, डिसिपल ऑफ गुरु नानक जी। ठीक है, डिसिपल ऑफ गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी, इन्होंने उदासी सेक्ट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज अर्लियर नोन एज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, भाई पता होना चाहिए ये हरिजन सेवक संघ, सिंपल। ठीक है, हरिजन सेवक संघ है ये। ठीक है, हरिजन सेवक संघ को भाई साहब किसने बनाया था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। कब बनाया? 1932 AD, 1932 AD। ठीक है, अब इसमें याद करने वाली बात ये हो जाएगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी एक। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट करने वाले कौन थे? EV रामास्वामी, 1925 AD। एंड अभी ऊपर हमने पढ़ा था बहिष्कृत, न्यूज़पेपर था ना वो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, वो बनाने वाले कौन थे? BR अम्बेडकर जी, है ना। कब बनाया था? 1924 में। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ऐसे याद कर लेना है क्वेश्चन के बीच में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही वॉज प्रोफिशिएंट इन टर्किश लैंग्वेज, जहांगीर ग्रांटेड हिम 400 मनसब्स, ही अटेंड द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान ऑफ फिरंगी खान। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं किससे रिलेटेड हैं? बताइए किससे रिलेटेड हैं? फटाफट जवाब आ जाना चाहिए इसका। हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस हैं ये। ठीक है, ही वॉज सेंट टू इंडिया बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1608 AD। ठीक है, एक शिप से आए थे, उस शिप का नाम क्या था? हेक्टर। अब अकबर की डेथ कब हुई? 1605 AD में। ठीक है, अकबर डाइड। ठीक है, अकबर डाइड। तो ये किससे मिले? जहांगीर से। लेटर लेके आए थे किसका? जेम्स वन का। ठीक है, फ्रेंड टू अकबर, वो लैंग्वेज वॉज पर्शियन। ठीक है, उस लेटर का नाम क्या था? फ्रेंड। ऐसे ही उल्लू बनाया इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही उल्लू बनाया हम लोगों को आके राज करने के लिए। लेकिन आप उल्लू बना के देखें, अब इन्हीं को ही उल्लू बना के वापस भेजेंगे हम लोग, है कि नहीं दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अरे भगवान, बार बार क्यों ऐसे खुल रहा है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स इज कॉल्ड द प्रिकर्सर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अच्छा दोस्तों, कैसा लग रहा है ये फर्स्ट लाइव सेशन? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मुझसे और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स इज कॉल्ड द प्रिकर्सर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। भाई प्रिकर्सर कौन था? प्रिकर्सर का मतलब पता है आपको? प्रिकर्सर का मतलब क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भाई साहब, रॉबर्ट क्लाइव। ये तो रट जाना चाहिए, अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए उठते जागते बस। रॉबर्ट क्लाइव 10 बार दिन में इसको गाली दो, वही सही है। ठीक है, खैर चलो क्या ही बोल सकते हैं। हर आदमी तो अपना दुनिया में इसमें फ़ायदा ही देखने आया, इस दुनिया में वो भी अपना फ़ायदा देखने आया था। ठीक है कि नहीं दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाउंडर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद कर लेने हैं, सारे फाउंडर्स याद कर लेने हैं।
अब इसमें अगर मैं देखूँ तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये बहुत सिंपल है, ये चीज़ अगर मुझे याद होगी तो मैं आराम से मार्क कर पाऊँगी। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसका सही आंसर क्या है? सोहन सिंह बखाना। तो डी ऑप्शन में 4 अगर है तो मुझे बाकी 3 अगर नहीं भी याद है तो भी चलेगा। डी ऑप्शन 4 सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाने वाली मैडम कामा। ठीक है, देन यूनाइटेड हाउस इंडिया हाउस बनाने वाले तारकनाथ दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। फिर से असर्शन रीजन। चलिए, चार्ल्स मेटकैफे इज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ प्रेस एंड मेटकाल्फे हैड इम्प्लीमेंटेड लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? भाई सिंपल है, बहुत सही है, ये ईजी है, ये सही है। चार्ल्स मेटकाल्फे ने लिबरेटर ऑफ प्रेस बनाया, और अगर उन्होंने लिबरेटर ऑफ प्रेस उनको बोला जाता है तो लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट भी बनाने वाले वही हैं, इसलिए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो वही वाली बात हो गई, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, सॉरी, रमेश बोलता है मैं आम खाता हूँ, मैं तो आम खाऊंगी। मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मैंने वो कर दिया। जैसे मैं रमेश ने कहा मैं आम खाता हूँ, रीज़न क्या दे रहा है? क्योंकि मुझे आम पसंद है, तो सही बात है भाई, उसको आम पसंद है इसलिए वो आम खाता है ना। तो वैसे ही चार्ल्स मेटकाल्फे को इसीलिए लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट बनाया था, उन्होंने इंप्लीमेंट करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस। ठीक है, इंडियन रिनेसां को क्या कहते हैं हिंदी में? बताइए बताइए। अच्छा, मीडियम मेरा इंग्लिश है, मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलती हूँ। ठीक है, रिनासा भाई बताइए, फादर ऑफ इंडियन रिनासा क्या बोलते हैं? रिनासा को आपको पता होना चाहिए, पुनर्जागरण, है ना। रिनासा का क्या मतलब है? रिनासा का मतलब है पुनर्जागरण। रा तो लगाया नहीं, यही होगा दोस्तों, सही लिखा है ना, पुनर्जागरण। हाँ बिल्कुल, अरे हिंदी में 96 मार्क्स आए मेरे 10th में। आती है हिंदी। चलिए, तो राजा राम मोहन राय जी हैं, ये तो आंसर पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा और ये सारी चीज़ें इनको मतलब इन्होंने बंद किया था ना, सारा उनको एजुकेशन फॉर फीमेल उन्होंने आगे मोटिवेट किया था, वही सारी चीज़ें। चलिए, संगम लिटरेचर कावेरी पट्टनम इज़ रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिए। कावेरी पट्टनम नाम पता होना चाहिए। पहली बात तो कावेरी रिवर कहाँ पे है? ठीक है, कावेरी रिवर कहाँ है? कावेरी बहती कहाँ है? कर्नाटका। मेन पॉइंट्स पूछ रही हूँ मैं, कर्नाटका और तमिलनाडु मेन स्टेट्स। ठीक है, इन्हीं दोनों में डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो या तो इन्हीं दोनों में से होंगी। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु। कर्नाटका में कौन सी डायनास्टीज़ थी? इनमें से कुछ लग रहा है आपको? कोई डायनास्टीज़ थी? नहीं। तमिलनाडु में कौन सी थी? चोला, मुझे दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चोला। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा गंगा डायनास्टी। ठीक है, मैसूर के पास तलकाट जगह उन्होंने बनवाया। ठीक है ना, तो डायनास्टीज़ अगर आपको याद होंगी और आपको ऐसे याद होगा कि कौन सी नदी कहाँ बहती है, आप को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, पेपर जो है प्रीलिम्स का वो सिंपल, आप मैं बता रही हूँ, आपकी तार्किक शक्ति, रैशनल थॉट्स, आपका जो है रैशनलिंग पावर आपकी, प्लस आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं उससे है। ठीक है, हर चीज़ आप ना रट सकते हैं ना हर चीज़ आप घोट के पी सकते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो चीज़ें कुछ कुछ अगर आपके बैक माइंड में हैं, आपके बैक एंड ऑफ द ब्रेन में हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड में है, आप उसको याद कर रहे हैं, उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं दूसरी चीज़ों को, तो वो आपको ग्रास्प करने में आसान होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द फेमस डिवोटी पोएट गोस्वामी तुलसीदास जी वॉज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स। कौन थे भाई? गोस्वामी तुलसीदास जी, बताइए वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स। ठीक है, फेमस डिवोटी पोएट गोस्वामी तुलसीदास जी, बताइए किसके नहीं थे? बताइए बताइए, इतना टाइम लेंगे आप लोग? आंसर है बी, बाबर। ठीक है, फेमस जो ये पोएट है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है, ये आपके लाइट चली गई क्या? अरे लाइट चली गई दोस्तों, लाइट ही चली गई, पता नहीं अब स्ट्रीम आपको मिल पा रही होगी कि नहीं है, भगवान पता नहीं, देखते हैं। चलिए, इसका आंसर है बाबर। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है, ये अकबर और जहांगीर के थे कंटेम्प्रेरी। ठीक है, अकबर और जहांगीर। आ गई दोस्तों, लाइट आ गई, लाइट आ गई, फाइनली लाइट आ गई। वाईफाई को कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, इन्वर्टर था तो उससे कनेक्ट हो रहा था, फटाफट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज द enthronement of whom among the following sultanate period rulers is considered to be the beginning of the imperialistic era of the sultanate period.
ठीक है, तो ये पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी जिस टाइम पे बैठ गए थे नहीं, इसको क्या इज्जत देनी है, बैठ गया था, बदतमीज़ आदमी। ठीक है, इसको तो ऐसे काटा मारो, बदतमीज़। ठीक है, गंदा। ठीक है, चलिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है, ठीक है, ये जब बैठे थे थ्रोन पे, तो उसी टाइम से सल्तनत स्टार्ट हुई थी। अमीर खुसरो ने इसका नाम दिया था फैटलिस्ट मैन। ठीक है, भाग्यवादी व्यक्ति। भाग्य कुछ ज़्यादा ही उसका प्रबल था ना, अपने ही पता है ना आपको, चाचा को मार के, जलालुद्दीन खिलजी को मार के वो चढ़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, ऑथर और कंपोजिशन दी हुई हैं, करेक्टली मैच कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो सिंपल है, इसमें पता होना चाहिए आपका जो ऑप्शन इसमें डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वही करेक्टली मैच नहीं है। शंकर विजयम किसने लिखी थी, वो लिखी थी विद्यारण्य। मैसूर में एक जगह है, उसका नाम है विद्यारण्यपुरम। ठीक है, मेरे को लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए ये, शायद वहीं से उसका लिंक था। अभी तक वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंद्रगुप्ता वन इज आर करेक्ट। चंद्रगुप्त वन के बारे में कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट, सारी सही हैं। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मगधाधिराज। ठीक है, और उसके बाद द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द गुप्ता संवत गोज टू हिम। ही इंट्रोड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो सारे ऑप्शन सही हैं। द मामला स्टाइल किसका है, मामला स्टाइल फ्लॉरिश ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच रूलर। हाँ भाई, मामला स्टाइल भाई किस राजा के राज्य में सबसे ज़्यादा फली फूली है, नरसिम्हा वर्मन। याद होना चाहिए आपको, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आपको सीधे सीधे सवाल हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ तैमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। तैमूर के इन्वेजन के टाइम पे कौन था, पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, कौन सी डायनास्टी के थे, तुगलक। ठीक है, तुगलक डायनास्टी के थे। कौन सी डायनास्टी के थे ये, तुगलक डायनास्टी के थे। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वॉर्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करिए सारे वॉर्स को। तो सबसे पहले कौन सी वॉर हुई थी, अगर आपको पता हो इसी से तो आप अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहले हुई थी बैटल ऑफ सारेपुल। देखिए ऑप्शन 2 किस में है, कहीं नहीं है, गलत यहीं पे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। सोचना ही नहीं है, कोई एक भी ऑप्शन पता है तो भी छोड़िए। अगर बैटल ऑफ सरपुल भी नहीं पता है आपको, बैटल ऑफ सरपुल नहीं पता है, चलिए खानवा देख लेते हैं। बैटल ऑफ खानवा पता है, बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी, चलिए बैटल ऑफ खानवा बताइए, खानवा कब हुई थी, 1527 AD। ये याद है अगर आपको बैटल ऑफ खानवा, तो ये सेकंड नंबर पे आएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है कोई, अगेन कहीं नहीं है, गलत गलत गलत, तो सी ऑप्शन उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन आनी चाहिए आपको, अगर इवेंट्स याद होंगे आप कर लेंगे। नाउ द रेवेन्यू प्रिंसिपल ऑफ लोधीज वाज बेस्ड ऑन रेवेन्यू प्रिंसिपल। हाँ भाई, लोधी का किस पे बेस्ड था, ऑप्शन बी। ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर, द इक्वालिटी ऑफ अफगान चीफ। ठीक है, अफगानियों के उस पर थी भाई। लोधी तो वैसे भी, ये लोधी वोधी जो है, लोधी पता होने चाहिए, ये लोधीज कहाँ से थे, अफगान्स थे। ठीक है, ये सब अफगानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 37th क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। इंडस सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन ऑफ द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड इन दिस सिविलाइजेशन द नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग इज देयर बट इट कैन नॉट बी रेड। मतलब लिखने की कला थी बट पढ़ने की कला नहीं थी। तो आपके हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन, क्यों, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड थी, बिल्कुल सही बात है। और इस सिविलाइजेशन में भाई लिखने की कला थी लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 38th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर इज कॉल्ड त्रिपिटिका, जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम, लॉर्ड बुद्धा बिलोंग टू शक्य डायनास्टी, ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। बताइए बताइए कौन से गलत है इसमें से स्टेटमेंट, कोई भी गलत नहीं है। हाँ, क्योंकि सारे सही हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर त्रिपिटिका में ही त्रिपिटिका को कहा जाता है, जैन लिटरेचर को अगम बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा ही थे शक्य डायनेस्टी को करने वाले, और ऋषभदेव थे फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन के, है ना, तो सही है। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत कॉलेज फॉर हिंदू लॉ एंड फिलोसफी इन वाराणसी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड से स्टार मार्क करेंगे। कौन थे भाई बनाने वाले, बताइए।
जोनाथन डंकन है कि नहीं, पता होना चाहिए। जोनाथन डंकन कब बनाया इन्होंने, 1791 में, ठीक है। और हिंदू कॉलेज पता होना चाहिए आपको, हिंदू कॉलेज कोलकाता में, क्या लिख रही हूँ मैं कैलकट्टा को कोलकाता में, ठीक है। किसने बनाया था, राजा राम मोहन रॉय ने बनाया, और डेविड हरे एंड राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था कोलकाता में हिंदू कॉलेज, ठीक है। कब बनाया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसको बाद में नाम दिया गया था, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग कब बनाया था, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश किसान सभा विच वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1918। बताइए कौन एसोसिएटेड नहीं थे, जल्दी बताइए। देखते ही टक से सवाल का जवाब आना चाहिए, टक से, सोचना ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू, खत्म, ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। यूपी किसान सभा, ये याद करिए, यूपी किसान सभा, ठीक है, बनी कब थी, 1918 में, ठीक है। और बनाने वाले कौन थे, गौरी शंकर मिश्रा, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, और हमारे महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इन शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई वाइसरॉय वेविल इन द ईयर 1945। वो अमंग द फॉलोइंग हेडेड द कांग्रेस डेलीगेशन। कांग्रेस डेलीगेशन को हेड करने वाले कौन थे, सिंपल जवाब, अबुल कलाम आज़ाद, सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, वाइसरॉय बताइए कौन थे, लॉर्ड वेवल, ठीक है, हमारे, है ना। 1945 में अबुल कलाम आज़ाद ने किया था कांग्रेस डेलीगेशन को हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वर। कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्लान, ये सब भैया ये पता होना चाहिए। कैबिनेट, वैसे तो कैबिनेट मिशन को ही कभी क्रिप्स प्लान ये सब पता ही है, अब क्या बोलें भाई, एक एक नाम, दो नाम, तीन नाम, कौन बेचारे बच्चे हम सब याद करें, हैं कि नहीं। छोड़िए, इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है, कि आंसर हो जाएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। 43 अगेन, मेडिवल पीरियड सेंट और वर्क एरिया को इन्होंने दिया है कि सही से मैच करवाइए, ठीक है। तो इसमें आप मैच करवाइए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मलूक दास राजस्थान से बिलोंग नहीं करते थे। मलूक दास कहाँ पैदा हुए थे, कारा। संत मलूका कह गए सबके दाता राम, कहाँ पैदा हुए, इलाहाबाद, प्रयागराज, आज के प्रयाग ही थे पहले भी, तो ठीक है, खैर बट जो भी है। तो इनकी वर्किंग मलूका दास जी की, संत मलूका दास। अरे भैया जल्दी स्टाइल दिखा करो, ले ही लूँगी, नया फ़ोन लग रहा है, लेना पड़ जाएगा है कि नहीं दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए सोचो नया फ़ोन ले ही लूँ। चलिए, मलूका दास, संत मलूका दास, ठीक है, संत मलूका दास, ठीक है, संत मलूका कह गए सबके दाता राम। इसको पूरा करें मुहावरा, बताइए मुहावरा ये पूरा याद है किसी को, अजगर करे ना चाकरी, आगे बताइए कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मलूका दास जी का काम आपको पता होना चाहिए, ईस्ट यूपी में था, क्योंकि आपका प्रयागराज हमारे इलाहाबाद संगम ईस्ट यूपी में पड़ता है, और लखनऊ हमारी राजधानी ईस्ट यूपी में पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इज द लास्ट अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी। बताइए, याद है, अगर मैंने आपको बोला, अगर आपको टाइमलाइन याद है तो आप बता सकते हैं सबसे लास्ट में क्या है। सिंपल, देखना ही है, कुछ देखना नहीं है। रॉलेट एक्ट पता है, 1919, जलियांवाला बाग ख़त्म। जलियांवाला बाग अगर याद है, कांड 1919, तो उससे आपको याद होना चाहिए रॉलेट एक्ट 1919। उससे बात तो कुछ है ही नहीं, सतीवती प्रथा सब पहले ही थी, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन है। अरे दादा रॉलेट एक्ट, ठीक है, ऊपर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। चलिए ये भी अगर आपको भाई एंग्लो मराठा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो मराठा वॉर सारी याद कर लीजिएगा, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, कर्नाटक वॉर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, हल्दी घाटी, पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ, ठीक है, सब ये सब याद रखने वाला है, ठीक है।
चलिए इसको मैच करवा देते हैं फटाफट। अगर मुझे पता होगा कि इनमें से एंग्लो मैसूर वॉर या एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ है तो मैं बता सकती हूँ, है कि नहीं? ठीक है, सिंपल सी बात है। एंग्लो मराठा वॉर ए ऑप्शन में देख लूँगी। ए ऑप्शन का सिंपल उसने करेक्ट दिया हुआ है 1775 टू 82 AD, यानी सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। ए बी डी गलत हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मैंने कहा अगर ज़्यादा ना भी पता हो, एक आध भी पता होगा, आप मैच कर लोगे। ठीक है, बी एंग्लो बर्मा वॉर कब हुआ? 1848 टू 49 AD। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हैपेंड इन 1790 टू 92 AD एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर हैपेंड इन 1824 टू 1826 AD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैड सेड दैट भगत सिंह जिंदाबाद एंड इनकलाब जिंदाबाद हैव द सेम मीनिंग। हाँ भाई, किसने बोला है भाई? किसने बोला, जल्दी बताइए। हमेशा भगत सिंह जी को सपोर्ट करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने ही कहा था। ठीक है, क्योंकि भगत सिंह जी ने बिलीव किया था रिवोल्यूशन यानी क्रांति में, और उन्होंने बोला था कि वो अकेले नहीं लाई जा सकती, अकेले नहीं लाई जा सकती, सबको उसमें साथ देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स द ट्राइबल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कन्फर्ड गांधी जी विद द टाइटल ऑफ मलंग बाबा। भाई मलंग बाबा पता होना चाहिए, सिंपल, देखना ही नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खत्म, सुनना ही नहीं कुछ और। मलंग बाबा देने वाले कौन थे? मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम्स ने कंडक्ट करवाया था ना। ठीक है, किसके लीडरशिप में? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज डज नॉट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। हाँ फाइनली मेरे साइंस का क्वेश्चन आ गया, रिलेटेड है, आई एम सो हैप्पी। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपकी कौन सी डिजीज़ नहीं है दोस्तों? बताइए बताइए बताइए। मेनिंगनाइटिस है, सिंपल सिंपल, ख़त्म कहानी। क्यों? इसमें क्या होता है, मेनिंगीज जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, विच कवर्स द ह्यूमन ब्रेन बट डज नॉट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच टाइम द सीक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन। यस, अगेन साइंस का क्वेश्चन, वेरी गुड। केमिकल इन द ह्यूमन बॉडी इज एक्सेसिवली इंक्रीज्ड, कब होता है? एलर्जी के टाइम पे। एलर्जी जब किसी चीज़ से हो जाएगी तो सेरोटोनिन हार्मोन अपने आप ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है, और सेरोटोनिन के साथ एक और हार्मोन हिस्टामिन। ठीक है, चलिए हिस्टामिन यही है ना, एलर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, अगेन साइंस का क्वेश्चन, गुड। फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा इन ह्यूमन माउथ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, साइटोकाइन फिजिकल सेलुलर बैरियर तो है नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सिंपल। ठीक है, अब टीयर्स इन आइज एंड एसिड इन स्टमक, ये भी एग्जाम्पल हैं आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर के। आंखों में जो आंसू आते हैं, पेट में जो एसिड बनता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, दैट टू कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सीड इज ऑल्सो नोन एज अनडेवलप्ड प्लांट विद इन द सीड। हाँ भाई, अनडेवलप्ड प्लांट क्या है? प्लांट क्या है बताइए? एम्ब्रियो, सिंपल, ये तो बहुत ईजी है। लल्लू क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन भी आ जाते हैं खैर बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मतलब हम सब लोगों को, सॉरी मैं भी तो दे रही है ना, हम सब लोगों को। यहाँ खुश हो जाओ बच्चों, मतलब आसान क्वेश्चन भी है, लॉलीपॉप टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड नेचुरली इन इंडिया। इंडिया में नेचुरली कौन से जानवर नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, स्पाइडर मंकीज़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? हमारे सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ, सॉरी नॉट अफ्रीका, अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन इनका मेन हैबिटेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इको सेंसिटिव जोन्स हैव बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इको सेंसिटिव जोन्स कौन से एक्ट में आए हैं? पता होना चाहिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये आए हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है फिजिक्स का। इलेक्ट्रिक जनरेटर भैया क्या कन्वर्ट करता है? सीधा सीधा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हलवा क्वेश्चन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स पे आता ही आता है क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन्स पे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, बोथ इज करेक्ट। दे आर द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द सी फूड चेन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरप्लैनेटरी। आपके कौन से कैटेगरी में आते हैं ये बताइए, इंटरप्लैनेटरी की कैटेगरी में। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 and 3, मरकरी एंड जुपिटर दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पास कनेक्टिंग द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड विद द हिमालयाज। उत्तराखंड को हिमालय से जोड़ने वाला कौन सा है पास भाई? नीति पास। ठीक है, नीति पास है।
ठीक है, माना पास जास्कर रेंज में है, ठीक है, ईस्टर्न एंड ऑफ जास्कर रेंज। शिपकीला पास आपका HP हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला आपका सिक्किम में है। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, देखिए असर्शन रीजन बताइए, तब तक मैं पानी पी लूँ, गला सूख रहा है मेरा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा है उसने। प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर इज सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। देन एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स आर नॉट एक्सेसिबल एवरी ईयर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर एनर्जी हर जगह तो बन नहीं सकती, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, रॉड एंड कॉर्न सेल्स के ऊपर है ये कहानी। ठीक है, रॉड एंड कॉर्न सेल्स, ठीक है, रॉड एंड कॉर्न सेल्स के ऊपर है। तो 59 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, कलर ब्लाइंड पर्सन हमेशा रेड और ग्रीन के बीच में नहीं बता पाता। अब रॉड एंड कॉर्न सेल से कौन सी क्या बीमारियां होती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 60th, ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 7516 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ गोवा। महाराष्ट्र इज द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात। आंसर बताइए इसका क्या होगा। सी ऑप्शन 1 and 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, सबसे टोटल लेंथ जो इंडियन कोस्ट लाइन की है दैट इज़ 7516 किलोमीटर। ठीक है, और आपका शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इज स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम विंध्या माउंटेन रेंज मीट्स रिवर यमुना इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बताइए क्या होगा इसमें। बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी है, ठीक है, वो विंध्य श्रृंखला से निकलती है और यमुना जी में मिल जाती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और चंबल रिवर कहाँ से निकलती है पता होना चाहिए आपको। चंबल ओरिजिनेट करती है मध्य प्रदेश से, चंबल घाटी वहीं है ना। चलिए, इंडस क्या है, सिंधु नदी। शिप्रा, पता ही है, शिप्रा भी तो मध्य प्रदेश में ही है, इंदौर वहाँ पे महाकाल जी मंदिर के पास से बहती है ना। चलिए, एथमॉइड बोन इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एथमॉइड बोन कहाँ पे मिलती है बताइए। नोज़ में है ना, नाक में रहती है ये। ठीक है, नाक में रहती है ये। जो आपकी जो नेत्र की छत होती है, रूफ ऑफ द आई, उसका निर्माण करती है। एंड ह्यूमन फेस हैज़ गॉट हाउ मेनी बोन्स, 8 बोन्स। ठीक है, 8 बोन्स। क्रेनियम में कितने हैं, क्रेनियम में आपके 14 बोन्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 63rd क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए बताइए क्या लगता है इसमें क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई जो है दैट शुड बी डोनेटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन। ठीक है, उतने के अंदर आपने कर दी तो हेल्दी कॉर्निया, ठीक है, आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो हेल्दी कॉर्निया आपका 4 आवर्स के अंदर अंदर डोनेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी खुद करेक्ट नहीं है, इसीलिए वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा क्या गया था, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, गुम नहीं हो जाना है, ऐसे गुम हो जाएंगे। मान लीजिए अगर देखा ही नहीं क्वेश्चन सही से, क्या है पता लगा पूछा कौन सा सही नहीं है, और हम क्या मार्क करके आ गए कि हाँ भाई कौन सा सही है, चलो ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए 64th क्वेश्चन है सेशन रीज़न अगेन। बताइए क्या आंसर सही होगा इसका। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है कि नहीं दोस्तों। किडनी के बारे में सही बात बताई गई है कि दैट इट ट्राइज टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी बाय द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन नेम्ड एरिथ्रोपोइटिन। करेक्ट है। देन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्पीड अप द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसलिए दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बार बार कमेंटिंग डिसेबल हो रही है, अनेबल हो रही है, कुछ पता नहीं लग रहा है, इसलिए आपके कमेंट्स बाद में ही देखूंगी मैं। 65th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए करेक्टली मैच्ड कौन कौन से नहीं है बताइए मुझे। लिवर गलत है ना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन लिवर तो नहीं करता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन का देखिए कौन सा है, या तो सी होगा या तो डी होगा, फर्स्ट और सेकंड तो हो नहीं सकते। तो 3 कॉमन है, 4 और 2 को चेक करना है। किडनी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द हार्ट,
बताइए, जल्दी बताइए। नींद आने लगी दोस्तों, पढ़ पढ़ के इतना थकान भी लगती है, दवा खानी पड़ती है, तबीयत सही नहीं रहती। कमेंटिंग फिर रीस्टोर हो गई, पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान ही जाने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 3 और 4। ठीक है, यही करेक्टली मैच नहीं है। पेरिकार्डियम सही है, पेरिटोनियम सही है, किडनी थोड़ी ना काम कर रही है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है, किडनी तो फिल्टर कर रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। 66 क्वेश्चन लिस्ट। हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स या लोकेशन ये सब याद करना है, इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग करिए। अगर मुझे ये पता है ना, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वही टेक्निक है, अगर आपको एक पता है तो बाकी हो जाएगा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए का 4 होगा, कटक। ठीक है, ए का 4 कौन से ऑप्शन में है? बी और डी। तो बी थर्ड में दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी होगा, ए और सी हो नहीं सकता। अब मुझे देखना है सी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पे पड़ता है? आपको पता होना चाहिए, बताइए। बताइए बताइए कहाँ पड़ता है? इतना टाइम लेंगे? चलिए देखते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका ए ऑप्शन का आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, तो मैंने बताया ही 4, या इसी हिसाब से बी और डी हो गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज, बी का ऑप्शन हो गया। सी भोपाल, नेशनल रिसर्च फॉर सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पे है? झांसी में। सी का 2 ऑप्शन किस में दिख रहा है मुझे? बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। डी, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च का आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। गिवन बिलो अगेन एसर्शन रीजन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से करके जाइएगा। साइंस पे क्वेश्चन आया है। बताइए, एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है? पता है क्या आप लोगों को एंजीना पेक्टोरिस क्या है? ठीक है, प्रिकर्सर क्यों कहा जाता है ये पता है? क्योंकि ब्लॉकेज करवा देती है ये। ब्लॉकेज किसकी? कोरोनरी आर्टरी की, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज, इसलिए उसको प्रिकर्सर कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ ए एंड आर करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट है। पेशेंट फील सेम टाइम ऑफ पेन इन बोथ, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑब्वियसली बात है, आर थोड़ी ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों आपस में सही है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट 68 क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, हार्ट के ऊपर बहुत है। हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएंगे। चलिए 68 क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, सिंपल है, आप देख सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी आपकी ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो आंसर यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्फिंक्टर वॉल्व, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्फिंक्टर वॉल्व कहाँ होता है बताइए? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है ना। ग्रास नली, आमाशय के बीच में स्फिंक्टर कपाट होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। 70th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन एनर्जी प्रोड्यूसर इन द ह्यूमन बॉडी? ये तो बहुत आसान है, कार्बोहाइड्रेट, और कोई एनर्जी प्रोड्यूसर होता ही नहीं है। ठीक है, 71st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेज इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर? आँख बंद करते ही, सिंपल। ठीक है, रेडॉन नहीं मिलती है। ठीक है, आगे चलें। कंसीडर द फॉलोइंग, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, सुवर्णरेखा, सोन। एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी हैं? एंटीसीडेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए? पूर्ववर्ती नदियाँ है ना। कौन सी नहीं है बताइए? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही हैं ये इंडस आपकी सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो सुवर्णरेखा, सोन और चंबल है वो आपकी सुपर इम्पोज रिवर्स हैं, अध्यारोपित, सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd, द हॉट एंड ड्राई विंड डिसेंडिंग अलॉन्ग द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स माउंटेन्स, इट्स मैक्सिमम इफेक्ट इज इन स्विट्जरलैंड। आंसर बताइए, कौन सी लोकल विंड से रिलेटेड है? फोहन विंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? बताइए,
करेक्टली मैच कौन सा है? ए ऑप्शन इटसेल्फ। ए ऑप्शन का, ओह मैंने तो ऑप्शंस दिखाई ही नहीं आपको, दिखाई तो है। लिथोफाइट ही है करेक्टली मैच्ड। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हार्ड रॉक्स, ठीक है। एलोफाइट क्या होता है? प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, नो, सॉल्टी सॉइल में उगने वाले। पायरोपाइट कौन से होते हैं? पायरोपाइट, पायरो का मतलब, अच्छा पायरो का मतलब फायर होता है, याद रखिएगा। तो फायर, फायर रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सरफेस वाटर, ठीक है, सरफेस वाटर पे उगने वाले हाइड्रोफाइट। तो लिथो, लिथो का मतलब पता होना चाहिए ना, लिथो, लिथोस्फेयर बोलते हैं, लिथो मतलब ज़मीन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेजेस आर करेक्टली मैच्ड? कनाल्स को मैच करना है, करिए बताइए। वन एंड थ्री करेक्टली मैच्ड है। सू कनाल, ठीक है, लेक सुपीरियर टू लेक हरकन तक है, ह्यूरॉन तक, हरकन कह रही हूँ सॉरी, ठीक है। देन सुएज कनाल आपका मेडिटेरियन सी से रेड सी, बहुत फेमस है ना ये तो सुएज कनाल। इस पर आया भी था, बीच में ट्रैफिक रुक गया था, एक सी में शिप इधर उधर खड़ा हो गया था ना, वैसे ही। तो मेडिटेरियन सी टू रेड सी, सीज एंड कनाल्स याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद आ रही है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं अभी जगूंगी ताकि ये पूरा हो जाए, फिर आधा घंटा सो के सारी रात जगना है। ओ भगवान करो कल्याण। चलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे चलिए। प्रोबायोटिक टर्म, प्रोबायोटिक टर्म किसके लिए यूज़ होती है पता होना चाहिए। लाइव माइक्रोबियल फूड है ना, तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड सप्लीमेंट, डी ऑप्शन। चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स लिव्स इन द एरियाज ऑफ पामीर प्लेटू? पामीर प्लेटू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। किर्गिज़, किर्गिज़ किर्गिज़ जनजाति रहती है वहाँ। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर डज सेशन अगेन, सेशन रीजन बहुत ही ज़्यादा आ रखे हैं। आपके फैक्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। डिस्पाइट द लैक ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इज लेड हेयर। क्या लगता है क्या ऑप्शन है? ए करेक्ट है ना, सिंपल सही बात है। लैक ऑफ रेनफॉल है, फिर भी वो एग्रीकल्चर कंट्री और कैनाल्स ढेर सारी हैं वहाँ पे, एंड इट इज़ द करेक्ट रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 79 क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज आर इंक्लूडेड अंडर हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से इंक्लूडेड हैं? 79th बताइए। डिजिबूती है, सोमालिया है एंड इथोपिया है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये मेन रीजन है एनिमल हस्बेंड्री का, पता होना चाहिए आपको, पशुपालन, पशुपालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ मेलानेशिया आइलैंड्स? मेलानेशिया आइलैंड्स का कौन सा पेयर नहीं है? टोंगा, टोंगा नहीं है इसका पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी कंट्री से पास करता है? गैबॉन से पास करता है बिल्कुल, मालदीव से करता है बिल्कुल, युगांडा से करता है बिल्कुल, कीनिया से करता है बिल्कुल। तो 1 2 3 आंसर करेक्ट, डी ऑप्शन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट? कोड्स के द्वारा करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, सिंपल है, ठीक है, बताइए। एब्सीनिया प्लेट्यू सिचुएटेड है ईस्ट अफ्रीका में, बिल्कुल सिचुएटेड है। ओकावांगो बेसिन है साउथ वेस्ट अफ्रीका में, बिल्कुल है। एटलस माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बिल्कुल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी देते तो भी सही था, क्योंकि ज़्यादा ज्योग्राफी अगर नहीं पता हो जिसको, वो छोड़ देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें 120 प्लस लाने हैं, आराम से आ जाएंगे, अगर हमने बाकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कवर किया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताइए कौन सा नहीं है करेक्टली मैच? सॉरी, नांची नेशनल पार्क है कर्नाटका में, बिल्कुल। बेतला झारखंड में है, बिल्कुल। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल। गूगामल नेशनल पार्क असम में नहीं है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज इंक्रीज बाई 1 डिग्री
व्हाट विल बी द चेंज इन द स्पीड ऑफ साउंड, बताइए बताइए। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड में क्या होगा, इफेक्ट होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना। कितने से 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हमें पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, ठीक है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, गैसेस में सबसे कम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द साउंड हवा में कितनी है, हवा में कितनी है स्पीड ऑफ साउंड, 332 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाया है तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी 0.61 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कलर विल अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है पता है, 2 तरीके के रेनबो होते हैं, 2 रेनबो, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी रेनबो में कलर बाहर, ठीक है, रेड कलर जाएगा बाहर। प्राइमरी रेनबो में रेड कलर बाहर जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी रेनबो में आपका वॉयलेट रहता है बाहर, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं। विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज इन मॉस्किटो एज मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विडेटर। हाँ भाई बताइए, सब यूज़ करते हैं इसको तो घरों में, मच्छर ही बहुत हैं यूपी बिहार में, हम लोगों के यहाँ तो बहुत मच्छर है ना दोस्तों। चलिए बताइए आंसर क्या है। पैराथिरिन है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है, वेपराइज करता है और मॉस्किटोज को भगाता है। 87वां क्वेश्चन देखिए, टेस्टिंग किट है आपकी, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग किट में कौन सा केमिकल यूज़ होता है, बताइए फटाफट। पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ होता है, बिल्कुल। सोडियम डाइक्रोमेट नहीं, जब पोटेशियम यूज़ हो रहा है सोडियम यूज़ ही नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होती है, बिल्कुल यूज़ होती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, अगर सल्फ्यूरिक आ गई तो हाइड्रोक्लोरिक क्यों आएगी। तो 87 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेट हिमालयाज़ हैं, हिमाद्री माउंटेन रेंज कहा जाता है, बिल्कुल। पीर पंजाल मिडिल हिमालयाज़ में है, मध्य हिमालय में, बिल्कुल। कारागंदा आयरन मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन इज लोकेटेड इन यूरेन, नो। ये कहाँ है, कजाकिस्तान में है। तो 3 ओनली गलत है, बाकी दोनों सही हैं, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज साउथ मोस्ट पोर्ट कौन सा है, साउथ मोस्ट पोर्ट कौन सा है बताइए। मोरमुगांव, ठीक है। हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कांडला कहाँ है, गुजरात। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा। मारमुगांव कहाँ है, गोवा, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, अरावली हिल्स, ओमकारेश्वर, मांधाता हिल्स, श्रीशैलम। विच ऑफ द पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए फटाफट। सी ऑप्शन होगा, श्रीशैलम सतमला हिल्स, ठीक है, यही करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तो सब करेक्टली मैच हैं, ठीक है। पुष्कर हैं अरावली हिल्स में, बिल्कुल सही है, ठीक है। और श्रीशैलम जो है कुरनूल ज़िले में है, ठीक है। कौन सी रेंज में है, नालमला रेंज में, ठीक है, नालमला रेंज, ठीक है। तो 90th का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अमलाई, राजामुंद्री, बल्लारपुर इंडस्ट्रियल साइट्स आर मेनली फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, बताइए। पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, 92nd क्वेश्चन का आंसर। सिंगारेनी नर्मदा वैली में नहीं है, ठीक है, ये नाम से ही पता लग जाता है। तेलंगाना में है, तेलंगाना में कौन सी नदी है, हैदराबाद में गोदावरी नदी, तो गोदावरी वैली में, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 80% ऑफ द टिन अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन हो रही है बताइए, जल्दी बताइए। प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट से हो रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, दोनों सही हैं, सिंपल। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज ओनली इज इंक्लूडेड इन AGR एंड एट प्रेजेंट द बेस ईयर फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज 2011 एंड 12, ओके, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड मोस्ट लेटर, सबसे लास्ट में कौन सा बना था, अगर मुझे पता हो तो नाबार्ड सबसे लास्ट में बना है 1982, ठीक है, वैसे ही सिंपल हो जाएगा। IDBI आपका बना था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट 1964, जस्ट उससे पहले बना था नाबार्ड से, ठीक है। देन ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक आपका बना था 1955 में,
ठीक है। और IFCI आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे पहले बना था 1940। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि SBI और RBI कब बना था। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। ओहो, कहाँ चली गई PDF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीज़न मिल गया। फिर से बताइए असर्शन रीज़न में, देख लीजिए। फंडामेंटल इम्बैलेंस अराइजेज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करेंसी इज डिवैल्यूएटेड। बिल्कुल सही बात है, होता ही है ना, क्या हो रहा है ये। ठीक है, देन इट मेक्स इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स चीपर। बिल्कुल, और यही करेक्ट रीज़न है, आंसर है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 97 क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या क्या है? सिंपल आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन होती है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता ही है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80% ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट्स? कौन सी बेल्ट में पाए जाते हैं, बताइए। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, पता है 3 और 4। ठीक है, ओशियन बेल्ट और अटलांटिक बेल्ट में उतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बेनेलुक्स ऑर्गेनाइजेशन? बेनेलुक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पता है आपको? 3 यूरोपियन कंट्रीज से बनी है, 3 यूरोपियन कंट्रीज से बनी है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे है बेल्जियम, सेकंड है नीदरलैंड्स जिसको हम पोलैंड भी कहते हैं, थर्ड नंबर पे है लग्जमबर्ग। ठीक है, सेक्रेटरीट यानी सचिवालय इसका कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, आप वो भी मुझे बताएंगे। और नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एगमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? सिंपल सवाल है यार, ये तो बहुत ईजी है। सी ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 101 क्वेश्चन, बताइए। सी ऑप्शन, USA का टाइक्स। ठीक है, टाइक्स तो नाम से ही बता रहा है, TAI, ताइवान। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सही हमें बताना है कौन सा है।